आवाज आ रही है? यस मैम। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट। छह बीस हो गए, इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? अच्छा। सुनील भी नहीं आई है, संदीप भी नहीं आया है। संदीप शायद क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता, फर्स्ट वाला। ये बख्श आया है? ये बख्श में नहीं दिख रहा। धनंजय, तुम्हारा जो दोस्त है पीर बख्श, उसको क्या हुआ? वो क्लास क्लास पीर बख्श भी आया था, फिर लेफ्ट कर दिया उसने। वो बोल रहा था कि उसको टाइम का इशू हो रहा है, ये वो। गर्व गौरव आए हैं दोनों भाई? गर्व गौरव ये भी नहीं दिख रहे। गौरव तो आया है, गर्व तो है। पेपर डिस्कशन कल करेंगे। पेपर डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है बच्चों? क्यों कल क्यों नहीं है? कल ट्यूसडे है, कल तुम्हारी क्लास नहीं है? कल होती है क्लास नहीं? कल तुम्हारी है तो 8 बजे। आर्यन को टाइम टेबल ही नहीं याद हुआ। रूबी भी नहीं आई। सिमरन इतनी लेट ज्वाइन कर दी। अगर तुम्हारा रोटेशनल चैप्टर था तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आएंगे। पीरबक्श कौन सा पेपर दे दिया? मैम क्या? कौन सा पेपर दे दिया तुमने? मैम आरएम का टेस्ट। हाँ, तो उसमें 11th का ही तो आएगा। मैम 11th में जो टेस्ट हुए थे लास्ट ईयर 11th का, हम्म। उसी पे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, वही चैप्टर वाइज टेस्ट? अच्छा, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन आए होंगे। यस मैम, एक तो डिट्टो वैसा ही आ गया, उसका आंसर भी मेरे को याद था वन। देखो, हाँ तो एक आध क्वेश्चन तो वही हो जाते हैं ना, टीचर जब बनाते पेपर उन्हें वो अच्छा लगता है क्वेश्चन, वो हर किसी में डाल देते हैं उस क्वेश्चन। ये गौरव भी नहीं आया। एक बार नाम बोलो ना इन बच्चों के, देखो कितनी लेट क्लास कर करवा देते हैं। गौरव। हेलो कृतिका।
देखो अब मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत इजी चैप्टर है बेटा, ठीक है। रेगुलर रहना क्लास में, कभी छुट्टी करो तो बता देना, जैसे तो करनी नहीं है छुट्टी, 5 महीने रह गए एग्जाम। चल ऋषि की तबीयत खराब है, वो भी थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो बेटा, ये कौन सा समय है ज्वाइन करने का है ध्रुवी? ध्रुवी की बहन समृद्धिका ने ज्वाइन कर लिया। मैंने मैंने सबके पेयर बना रखे हैं, तुम सबके जो जो सेम सेम क्वालिटी के होते हैं सबको भाई बहन बना। क्वालिटी कह रही, क्वालिटी नहीं होती, क्या होती है? आर्यन का भाई है प्रिंस, प्रिंस राठौर, ठीक है। सक्षम और नैतिक भाई भाई, सक्षम और नैतिक, ठीक है। और किसका बनाना है? सुमित संदीप भाई भाई, ठीक है। और श्रुति और पलक भाई बहन बहन, ठीक है। और किसका, अब कौन बची? हाँ देखो सबका मैंने सही से बनाया है ना, तुम सबको अपनी क्वालिटीज मैच भी हो रही होंगी ना एक दूसरे के साथ साथ। आरुष का, अब्दुल्ला का किसके साथ? अब्दुल्ला के साथ कोई स्टैंड ही नहीं कर सकता, अब्दुल्ला एक ही अकेला अकेला बंदा है अब्दुल्ला अकेला। और अंजलि और साजिया दोनों, ये दोनों बहन बहन, ठीक है। सबके पेयर बन गए। धनंजय का रह गया, धनंजय का किसके साथ बनाया? राहुल भी, राहुल का हर्षित के साथ, दोनों एक जैसे हैं, बोल देते हैं ज्यादा, राहुल और हर्षित, बस बन गए। गर्व गौरव का तो है ही। पीरबक्श बच गया ना, पीरबक्श और धनंजय को एक साथ कर देते। सिमरन रहेगी नहीं, सिमरन का तो सिमरन रहेगी, सिमरन तुम्हारा नहीं बचा, सारी लड़कियां कंप्लीट होगी। मनीषा को ऐड कर देते हैं कृतिका उसके साथ, कृतिका के साथ, मनीषा कृतिका दोनों अब सबके हो गए, तो तुम दोनों एक जैसी हो जिन जिनका पेयर बना। आदर्श और तुषार रहेगी मैम। हाँ ये राहुल तो हर्षित के साथ ही जाएगा। अलग सिमरन के साथ क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? देखो लड़के खुश हो गए, लड़के खुश हो गए, ब्रो कोड आया लड़कियों में, देखो मैं अकेली ठीक हूँ। ठीक है भाई, आओ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है एसी, तो यहाँ से हम थोड़ा लास्ट रिकैप ले लेते हैं। हमने ईएमआई में एलआर सर्किट पढ़ा था, एलआर सर्किट में ग्रोथ देखी थी करंट की, कैसे ग्रोथ होती है और कैसे डीके होता है। उसके बाद टाइम कांस्टेंट देखा था कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कितना आता है, टाइम कांस्टेंट अपना एल बाई आर आता है। उसके बाद मैंने तुम्हें जब वो पीपीटी शेयर करी थी तो उसमें इंडक्टर सीरीज और पैरेलल में भी कनेक्ट थे, तो सेम जैसे करंट डिवीजन होता है उसी तरीके से सीरीज और पैरेलल का पता लगाया जा सकता है। सीरीज में इंडक्टर डायरेक्ट ऐड होते हैं, पैरेलल में 1 करके, यानी सिमिलर टू रेजिस्टेंस की तरह। और अल्टरनेटिंग करंट देखो, डीसी और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क है कि डीसी कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन कभी भी नहीं चेंज करता, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? पीरियडिक हो गया स्टार्ट या रिकैप ही हो रहा है? नहीं अभी स्टार्ट हो रहा है ना, एसी स्टार्ट कर दिया आज, अब 1 सेकंड पहले स्टार्ट किया है। तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या फर्क होता है? अब तक देखो तुम जो भी पढ़ते आए हो, रेजिस्टेंस के साथ जो तुमने रेजिस्टेंस निकाला है, करंट निकाला है, वो सब हमने एक बैटरी यूज करी थी। वो कैसी बैटरी थी? डीसी वोल्टेज की।
अब ये चैप्टर जब शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि समय के साथ साथ अपने पीरियोडिकली क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। जैसे ये साइन ग्राफ है, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये करंट का ग्राफ है समय के साथ। ये करंट का ग्राफ क्या कह रहा है, देखो पहले तो यहाँ पर करंट 0 था, 0 से बढ़ता 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 यहाँ पर इसकी पीक वैल्यू हो गई। तो जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो उस आई मैक्स को हम, या फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। तो ये उसकी पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू में क्या हुआ, फिर से डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर 0 हो गया, अब बढ़ेगा लेकिन अब डायरेक्शन बदल ली, अब नेगेटिव में पीक वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ चेंज होता रहता है। और ये इसका कंप्लीट एक टाइम पीरियड है, यहाँ पे टी टाइम, यानी ये इसका कंप्लीट एक रोटेशन या एक ऑसिलेशन पूरा हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, ईएमएफ इस एसी का जनरेशन हमने पढ़ा था एसी जनरेटर में। ठीक है, एसी जनरेटर में हमने देखा था कि हम लोग कैसे एसी को जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल को रख दो और उस कॉइल को समय के साथ साथ धीरे धीरे रोटेट करो। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी, समय के साथ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स उस कॉइल के साथ लिंक अप है वो चेंज होती चली जाएगी। तो कितने से चेंज होती है भाई, VA cos ओमेगा टी है, मान लो मैं यहाँ पर अल्फा नहीं लेती। अगर फ्लक्स VA cos ओमेगा टी से चेंज हो रही है तो EMF कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, विच इज इक्वल टू BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा यहाँ से आता है जनरेशन ऑफ AC। अब देखो AC को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे, ये AC का सोर्स है, इसको हम EMF बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको AC की वोल्टेज लिखनी है, अभी तक देखो तुम डायरेक्ट बोल देते हो कि 24 वोल्ट, ये DC में हो गई, लेकिन यहाँ वोल्टेज किसका फंक्शन रहेगी, साइन या कॉस के फंक्शन में रहेगी। ठीक है, अगर जैसे ये लिखा हुआ है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ये फंक्शन में तुम्हें वोल्टेज गिवन है तो ये कैसी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है वेरिएबल, कैसे, साइन फंक्शन में है ये वोल्टेज। यहाँ पर बेटा जो ये E नॉट दिखाता है, ये क्या दिखाता है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की तुम्हारी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम कितना जा सकती है। जब ग्राफ बनाते हो धीरे धीरे बढ़ती है तो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ेगी, वो तुम्हारी पीक वैल्यू है। E क्या है, वोल्टेज एट एनी टी टाइम, वोल्टेज एट टी टाइम, किसी टी समय पे कितना वोल्टेज है सर्किट में। ठीक है, अब ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है बेटा, इस पूरे को हम एक चीज बोलते हैं जिसे बोला जाता है फेस। अभी आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने एक एक करके तुम्हें समझा दी कि क्या क्या है। E नॉट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे अभी ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ में मान लो ये मेरा यहाँ पर वोल्टेज है और ये समय के साथ टाइम है। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तुम्हें दिखाई दे रही है, ये इसी को क्या बोला है, पीक वैल्यू, और इसको V नॉट से दिखाया था। क्लियर है यहाँ तक। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बोल सकते हो। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 पाई f लिख सकते हो ओमेगा को। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f, f इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता चल गई, क्या हो गया कि कितने समय में तुम्हारा जो करंट है अपनी डायरेक्शन को, मतलब या फिर अपना एक टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर ऑसिलेशन क्या होगी, ये एक साइकिल, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक सेकंड में एक कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है तुम्हारा एसी करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब बताओ तो हमारे घर में जो फेस बता दोगे, फेस अभी नहीं, अभी बस फेस अभी पढ़ेंगे क्या होता है। अभी ये समझो कि जो ये इक्वेशन है ओमेगा टी, ये एक फेस बता रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फेस क्या होता है प्रॉपर। अब एक चीज सुनो, हमारे घरों में जो करंट आता है, ये हमारे घरों में करंट आता है, उसकी उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होता है, 50। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एसी करंट आता है हमारे घरों में। अब उसमें होती है 220 वोल्टेज। अब याद रखना, डीसी करंट जो होगा बेटा, डीसी करंट में मैंने अभी क्या बोला, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। हाँ, तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, यानी डीसी करंट भी अपना डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, तो डीसी हो गई 0। अब बात आई कि मैम हमारे घरों में तो 220 वोल्टेज आता है, फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है, राइट, फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है।
तो अभी वो देखेंगे कि वो एक्चुअली जो 220 वोल्टेज हमारे घरों में आती है वो एक्चुअली कौन सी वैल्यू है, वो यहाँ पे अब पता चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज करंट। ठीक है, कि अगर हमें एसी करंट दिया हुआ है, उस एसी का एवरेज करंट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आई एवरेज देखो, इंस्टेंटेनियस को पता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है किसी भी टी समय पे निकालने वाला करंट, यानी किसी भी एट टी टाइम पर कितना करंट है वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वेलोसिटी, सॉरी नॉट स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जैसे आई इक्वल्स टू टी क्यू वहां पे, है ना, dx by dt। ऐसे यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस एग्जैक्ट वैल्यू उसी समय पे चाहिए, तो dq by dt। एवरेज करंट क्या होता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा करंट का टाइम मिल जाता है, मतलब टाइम में थोड़ा सा क्या मिल जाता है, इंटरवल आ जाता है, राइट। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा t इक्वल्स टू 1 से लेके मुझे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड का करंट बताओ, तो ये वाला कौन सा करंट हो जाएगा, एवरेज करंट। यहाँ पर टाइम में कुछ ना कुछ इंटरवल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइम में कोई इंटरवल टेंड्स टू 0 हो जाता है, पढ़ा होगा तुमने। इंस्टेंट में कोई भी इंटरवल नहीं होता डेल्टा टी में। यहाँ पर टाइम में थोड़ा सा हमारे पास इंटरवल आ जाएगा कि बताओ 1 से 3 सेकंड में कितना एवरेज करंट गया है, 5 से 10 सेकंड में कितना गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एवरेज। तो अब किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है, जरूरी नहीं है करंट का, तुमसे पावर का पूछे, तुमसे वेलोसिटी का पूछे, किसी भी फंक्शन का अगर तुमसे एवरेज पूछा जाता है, तो उस फंक्शन को तुम एवरेज में कैसे लिख सकते हो, उस फंक्शन को एवरेज में कैसे डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपसे आई एवरेज पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आई एवरेज आप लिखोगे आई डी टी, उसका इंटीग्रेशन अपॉन में टाइम इंटरवल। अब मान लो तुमसे पूछा जाए पावर निकालो एवरेज, तो सिर्फ क्या करना, इस अब तुम्हारा फंक्शन हो गया पावर, करंट की जगह पावर लिख देना, टी टी एज इट इज, लिमिट्स फिर से लगेंगी सिर्फ टाइम। इस तरीके से क्या लगेगा, यहाँ पर एवरेज करंट का फंक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एवरेज करंट। तो आप देखो एवरेज करंट, सिमिलरली तुम्हें अगर पावर, अब तुम्हें वोल्टेज निकालनी है कि एवरेज वोल्टेज कितनी है। अब यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन हो गया वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज को भी कैसे निकालोगे, देखो इंटीग्रेशन करेंगे वोल्टेज का dt के साथ, फिर अपॉन में इंटीग्रेशन करोगे समय का, और ये समय तुम्हें गिवन होगा कि कितने समय के लिए तुम्हें निकालना है एवरेज। क्लियर। तो ये कोई भी फंक्शन है, ये इस फंक्शन का ये कोई भी वैल्यू है, तो आप यहाँ पर एवरेज निकाल देना। हाँ सेम ही है, बस फंक्शन चेंज कर लेना। अभी क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। अब देखो, अब हमें एवरेज करंट निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, कंप्लीट साइकिल कितने समय के लिए होती है भाई, एक कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में होगी, अरे एक कंप्लीट साइकिल कितने समय में होगी, टी टाइम में। हाँ टी टाइम में नहीं होगी क्या, जैसे यहाँ पे देखो, मान लो मैं ये ग्राफ बनाती हूँ, तो देखो ये अपना एक ग्राफ बनाया है भाई, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम कितना था t/2, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा t। तो एक कंप्लीट साइकिल कितने समय में हो रही है, मान लेते हैं हम 0 से t समय पे हो रही है, t टाइम में हो रही है। ये अपना करंट और टाइम का ग्राफ है। मैं मान लेती हूँ जो आई है बेटा, उसका फंक्शन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन ले ले, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपना फंक्शन है। अब मैंने तुम्हें आई एवरेज क्या फॉर्मूला बताया, आई एवरेज का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी। कितना समय लगेगा, 0 से t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। लिखते जाओ, इंटीग्रेशन की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू जो तुम्हें गिवन है आई नॉट रखिए बेटा, आई नॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिमिट्स लगेंगी 0 से t तक। बेटा ये dt कितना बनेगा, t बनेगा ना, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t बन जाएगा, और लिमिट्स t है, तो क्या ये 1/t में ऐसे बाहर ले लूं, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, dt में t बाहर ले लेती हूँ। ठीक है,
आई नॉट कॉमन है, मैं बाहर ले लूं आई नॉट, ये टी एज इट इज। बेटा साइन किसका फंक्शन बन जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। ओमेगा टी का भी करेंगे क्योंकि टी का फंक्शन टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो टी का भी करोगे तो कितना आएगा बेटा? ओमेगा। बट इंटीग्रेट में हमेशा अपोन में लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा। लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल। तो कितना वैल्यू बनेगा? आई नॉट माइनस बाहर ले लेती हूँ, ओमेगा टी बाहर ले लेती हूँ, क्या बना यहाँ पे? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, यही आया? बोलो। यस टोटल टाइम पीरियड में कितना थीटा बनेगा? ओमेगा टी। टोटल टाइम में कितना ओमेगा बनेगा? 2 पाई। बताओ, ओमेगा टी Yes. क्या है? थीटा ही तो है। टोटल Yes. ओमेगा टी में 2 पाई का बनेगा तुम्हारा एक टाइम पीरियड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा टी को 2 पाई लिख सकते हैं। तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को देखो अब लिखोगे आप कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कितना हो जाएगा बेटा ये? कॉस 2 पाई कितना हुआ? 1। कॉस 361 होता है माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? इसका मतलब एवरेज करंट कितना आया? 0। कोई एवरेज करंट नहीं है। सिमिलरली अगर एवरेज वोल्टेज निकालोगे, एवरेज वोल्टेज भी कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में जाता है तुम्हारा करंट इन अ वन सिंगल इंटरवल, है ना। जब एक बार ऑसिलेट होगा तो जितना पॉजिटिव में साइकिल रहेगी उतनी ही साइकिल नेगेटिव में है। तो एवरेज वैल्यू उसकी कितनी बन गई? एवरेज वैल्यू हो गई उसकी 0। आप यहाँ इसको ऐसे भी बता सकते हो कि साइन और कॉस का एवरेज कितना बनता है? साइन और कॉस का 0. एवरेज, हाँ, साइन और कॉस का एवरेज बनता है 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना बनता है बेटा? 1/2। पता है? यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी 0, साइन ओमेगा टी 0, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना बनेगा? 1/। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज हैं जो तुम याद भी रख सकते हो एवरेज फंक्शन। ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ कि एक काम करो, फुल साइकिल का तो 0 हो गया, आधी साइकिल के लिए निकाल लो। फॉर हाफ साइकिल निकाल लेंगे क्या आधी साइकिल के लिए? हाँ, आधी साइकिल के लिए टाइम कितना हो जाएगा? देखो ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा t/2 है, यहाँ पर ये t आया था, तो आधा टाइम कितना हो जाएगा? अगर कंप्लीट टाइम कितने में हो रहा है? 2 पाई में, आधा कितने में हो जाएगा बेटा? पाई। t/2 हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर सेम चीज करो, आंसर बताओ, देखो क्या आता है, करो। t = 0 से t = t/2 के लिए करना है, फॉर हाफ रोटेशन। फॉर्मूला वही है, अब की बार बस लिमिट चेंज कर देना, 0 से t/2, 0 से t/2। करंट का फंक्शन मैं अभी वही देती हूँ, चेंज नहीं करती हूँ। आई नॉट साइन ओमेगा। क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। ये देखो छोटा चैप्टर है और इजी भी है। तो ख्याल ये मत समझना कि अगर क्लास में नहीं आया था तो
ये वाला समझ में नहीं आएगा। आ सकता है, ठीक है, आज का पुराने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। वेटेज ठीक है, जितना ईएमआई का है ना इतना ही वेटेज है। ठीक है, आंसर आ रहे हैं 2I0/ω t। ठीक है, पलक का भी सही आंसर आया है, बहुत अच्छा। दिया बेटा, कोशिश करो। 2I0/ω t नहीं आ रहा बेटा, कुछ अलग आएगा आज एग्जैक्ट। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हैं। कार्तिक गर्व कॉल कर रहे थे, गर्व भी गौरव क्लास में आया नहीं, अब कॉल कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1/t में यहाँ पे बाहर ले लेती हूँ, ये 0 से t/2, I0 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ sin ω t। ठीक है, तो ये I0/t आ गया, इसको आप करोगे माइनस का cos ω t/ω भी मैं यहाँ से बाहर ले लेती हूँ, 0 से t/2, I0/ω यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का साइन बाहर, cos ω t/2 बेटा माइनस cos 0, ये लिखेंगे। ठीक है, करो आगे फिर। cos ω t/2 को क्या लिख सकते हो पूरा, cos पाई माइनस 0। अच्छा, ये t/2 है ना, तो यहाँ पे टाइम t/2 बनेगा, ये t2 ऊपर चला जाएगा। देखो ये 0 से t/2 था, तो इंटीग्रेशन में से यहाँ पे t आएगा, लिमिट रखोगे तो वो t का t/2 बन जाएगा, एज इट इज माइनस I0/ω t आ गया। इसको लिख सकते हो cos पाई माइनस cos 0, कितना हो जाएगा, माइनस I0/ω t। बेटा cos 1 कितना होता है, -1 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, -2I0/ω t। और ω t किसके बराबर है, अच्छा देखो ये कैपिटल टी है, कैपिटल में रहने देना। ω t किसके बराबर है भाई, कैपिटल ω t, कैपिटल ω। मैम माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ, माइनस माइनस प्लस। मैम जो स्टार्टिंग में वहाँ पे 2I0 और 2 है वो कहाँ गई? कैसे, मैम जो वहाँ पे 2I0/t, हाँ भाई उसी पे आ रही हूँ, इतना ठीक है। अब देखो ओमेगा कैपिटल टी किसके बराबर था, ओमेगा टी पूरा किसके बराबर था, 2 पाई के, करेक्ट। तो ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप 2 पाई लिखो, कितना आंसर आ रहा है, अच्छा ये -1/2 बनेगा। देखो यहाँ से पूरा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, और फिर ये यहाँ पे 4 बनेगा। I0 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को 2 पाई रखो, कितना आ जाएगा, I0/2 I0/पाई। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू।
तो हमारा आधी साइकिल में आई एवरेज कितना आता है 2I0 अपॉन पाई। क्लियर है? तो इस ओमेगा टी को बस थोड़ा सा चेंज कर पलक श्रुति। मैम ओमेगा टी को पाई रखेंगे कि 2 पाई? ओमेगा टी को 2 पाई रखेंगे। यस मैम। ओमेगा टी पूरा एक साइकिल है ना, तो पूरा एक साइकिल 2 पाई का होगा, तो वो 2 पाई रखेंगे ओमेगा टी। मैम बट ओमेगा टी वेरिएबल है तो वो हाफ साइकिल के लिए नहीं होगा? नहीं, हाफ साइकिल के लिए नहीं होगा, ये पूरे एक उसी साइकिल का आधा लिया है ना, तो ये पूरी साइकिल तुमने ओमेगा टी कितने की लिए 2 पाई की लिए ना, तो ओमेगा टी बाई 2 फिर पाई बनेगा, है ना। अगर तुम्हें आधी साइकिल की लेना है तो ओमेगा टी बाई 2 को Yes, तुम ma'am. फिर पाई। यस मैम। तो यहाँ पर जो 2 का थोड़ा कंफ्यूजन था वो यहाँ पर हमने देखो ये dt जो है वो लिमिट, अगर t dt लिखोगे तो लिखोगे सारा इंटीग्रेशन करके मैम t आ जाएगा, बट उसका लिमिट देखो 0 से t बाई 2 है, तो वो टाइम जो लिखा जाएगा बेटा वो t बाई 2 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 ऐड कर लेना जहां जहां भी रह गया। क्लियर है डिफरेंशिएट इसका इंटीग्रेशन? एवरेज वैल्यू आई 2I0 अपॉन पाई, ये याद होनी चाहिए, वहां पेपर में बैठ के सॉल्व नहीं करना है, बट हो सकता है पेपर में क्या कर देंगे फंक्शन बदल देंगे। I इक्वल्स टू जैसे मैंने लिखा दिया यहाँ पे I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, वहां पर हो सकता है तुम्हें कुछ और फंक्शन दे दे I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी दे दे, या दे दे I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालो, है ना। तो कोई भी फंक्शन दे दे, तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला इसका यही रहेगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, अब देखो मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट क्या होता है पहले हम इसकी बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबने सुनी होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टाइप का कुछ होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखो क्या होती है, 3 चीजें ले लो, पहले पढ़ो क्या कह रहा है। इट इज द स्टडी करंट व्हेन पास्ड थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन टाइम produce the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance and same time। देखो तुम्हारे पास चीजें हैं, एक तो बेटा हीट, एक तुम्हारे पास चीज है रेजिस्टेंस, और एक आपके पास चीज है टाइम। एक है आपके पास एसी, एक है आपके पास डीसी, एक और वेरिएबल, ये एक और चीज यहाँ पे लिखती हूँ मैं करंट, किसके लिए, एसी के लिए और डीसी के लिए। अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो तो ये करंट है। अब देखो तुमने हीट को भी कांस्टेंट कर दिया, मान लो मेरे को डीसी में एच अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, किसके अक्रॉस, आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कितने समय में, टी समय में, तो मुझे कितना करंट देना पड़ रहा है बेटा, सपोज करो मुझे आई करंट देना पड़ रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ से डेफिनेशन में तो कभी नहीं समझ में आएगा। मुझे डीसी में एच अमाउंट का हीट चाहिए मेरे इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस टी समय में, और मैंने करंट जो लिया है वो आई करंट लिया है। अब मान लो मैं आपको कहती हूँ कि भाई मेरे पास डीसी तो नहीं है, मेरे पास एसी वोल्टेज अवेलेबल है, पर मेरे को जो मेरे ये फंक्शन चाहिए ना, मेरे को इतनी हीट चाहिए, इतनी रेजिस्टेंस चाहिए, और इतना ही समय, इतने ही समय में चाहिए, तो बताओ मैं एसी का कौन सा करंट का वैल्यू। तो मेरा सवाल ये है, मेरे पास एसी अवेलेबल है, मुझे हीट भी एच चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस भी आर चाहिए, और मुझे टी समय में ही चाहिए, तो यहाँ पर वो करंट की कौन सी वैल्यू हो जाएगी बेटा, आई आर एम एस। समझ गए? तो आप एसी की वो आर एम एस वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। तो अब एक बार डेफिनेशन पढ़ो क्या कहता है। इट इज द स्टडी करंट व्हेन पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम produces the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance in the same time। उसी सेम समय में उतना ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट पैदा कर दी जाए जितना डीसी में पैदा हो रही है। तो ये इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। और जो तुम्हारे घर में जो वो 220 वोल्टेज होती है ना, वो एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू होती है अब तो पता चल गई होगी। एसी की वो कौन सी वैल्यू बताई जाती है तुम्हें, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, वो बेटा आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। क्लियर है? अगर एसी में सुनो, अगर एसी में किसी सवाल में ये देखने को मिले, एसी का क्वेश्चन है, दिया होगा इन एसी वोल्टेज,
और दे दें कि जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, तो समझ जाना ये कौन सी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी वोल्टेज साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन ना दिखे एसी में और तुम्हें दिखे ये तो डीसी टाइप की वोल्टेज है, ये तो 220 दी हुई है, 150 दी हुई है, तो वो कौन सी वोल्टेज गिवन होगी पेपर में, आरएमएस वैल्यू गिवन। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे करेंगे। देखो नाम में क्या रखा है, नाम से निकलेगा रूट मीन स्क्वायर करंट, राइट। तो यहां से चलना शुरू करो, करंट का स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद उसका मीन करना है और फिर उसके बाद उसका रूट निकालना है। ठीक है, यहीं से निकालते चलेंगे। पहले करंट निकालेंगे, करंट के बाद मतलब करंट तो गिवन होगा ऑब्वियसली, करंट का स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है। पीछे से चलना शुरू करो। मान लो मैंने तुम्हें दिया बेटा करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, है ना। सबसे पहले तुम इस करंट का स्क्वायर कर दोगे, कर दिया, क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिखोगे। थर्ड स्टेप क्या है भाई, थर्ड स्टेप क्या है, मीन। क्या अभी हमने मीन निकालना सीखा है, क्या हमने अभी मीन निकालना सीखा है। तो इसका मीन कैसे निकालोगे, आपको पता है आई एवरेज, अभी मैम ने बताया कि हमारा आई एवरेज जो होता है वो होता है आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बेटा यहाँ पर इसका क्या करना है, करंट का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 4 आई आर एम एस, क्या लिखना पड़ेगा, आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। बोलो, यही है ना, स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद मीन लिखना है। तो ये तो था तुम्हारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में लिखना है मीन, कर दिया, मीन यानी एवरेज, जो अभी अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है, ये जो निकाला है ना ये एवरेज है। तो अब तुम्हें स्क्वायर का एवरेज निकालना है, निकाल लोगे, निकालो। पहले थर्ड स्टेप करते हैं, आई स्क्वायर आरएमएस निकालेंगे सारे बच्चे। आप करोगे मैम, ठीक है, करते हैं। कंप्लीट साइकिल के निकाल रहे हैं तो 0 से t, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रेशन dt का तो ये 1/t मैं यहाँ से बाहर ले लो, क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, t यहाँ से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा t का, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने वैसे तुम्हें डायरेक्ट बताया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वो कितना होता है, एवरेज वैल्यू 1/2। 1/2 है ना। साइन स्क्वायर का मैंने तुम्हें एवरेज वैल्यू बताया है 1/2 होता है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बनेगा 1/2t। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखवा दूं, मैंने तुम्हें लिखवाया ही है, तो देखो क्या लिखोगे मैम, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय इसका बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ टी। बोलो, टी से टी किया, कितना आया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अभी देखो कौन से स्टेप तक पहुंचे हो तुम, अभी थर्ड स्टेप तक पहुंचे हो, आपने मीन किया है। फोर्थ स्टेप क्या है, रूट। फोर्थ स्टेप है रूट करना, इसका रूट लिखो भाई, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट बाहर आ गया, बचे अपॉन में क्या बचा, रूट। तो ये है तुम्हारा क्या, आई आर एम एस। अब देखो ये तो अब तुमसे पेपर में कैसे बोल देंगे, तुम्हें आई की कोई भी फंक्शन दे देंगे, आई का फंक्शन दे देंगे, आई 1 साइन ओमेगा टी, आई 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आई 1 साइन 1 ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, मतलब कोई भी बड़ा फंक्शन बना के दे सकते हैं, बट साइन और कॉस से अलग नहीं मिलेगा। और तुम्हें यहाँ वैल्यू पता चल गई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा यहाँ पर मैं दे दूं साइन 2 ओमेगा टी, इसका मुझे ये बताओ इसका एवरेज कितना आएगा, साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 1 आएगा।
मैम 0। बोलो सारे। भाई साइन ओमेगा टी हो या साइन ओमेगा टी हो, एवरेज तो कितना बनेगा, 0 ही तो बनेगा। ठीक है, चाहे तो 0 बनेगा। अगर ये साइन स्केयर हो जाए, कॉस स्केयर हो जाए, तो उनका फंक्शन कितना बनेगा, 1/2, सॉरी 1/2, 1/2 याद रखो। तो जहां तक है वो साइन स्केयर से ज्यादा नहीं पूछेगा, ये जो एवरेज वैल्यू लिखवाएंगे ये तुम्हें याद होनी चाहिए। चार, इससे पेपर में जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि मैम इस साइंस के ओमेगा टी को पूरा ओपन करके सॉल्व कर पाओ, तो मैं वो करवा देती हूँ। नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए तो बोलो। अगर किसी को चाहिए भी तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फॉर्मूले में चेंज कर लेना, कॉस वाले में। कौन सा होता है साइंस के, 1 - वेरी। तो देखो यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ है एवरेज करंट क्या होगा, तो तुम्हें एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 2E0/पाई या 2I0/पाई, और ये तुम्हारी यहाँ से IRMS, तो IRMS I0/√2, VRMS निकालोगे तो V0/√। ये याद रखनी है वैल्यू जब। और I0 यहाँ पे कौन सा करंट होगा मालूम है ना, ये I0 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये I0 कौन सा करंट है, पीक वैल्यू। ठीक है, पीक करंट। हाँ, ये I0 यहाँ पे पीक वैल्यू, याद रखना। मैं एक बार वो ईएमएफ फॉल दिखाऊंगा। क्या, मैम वो ईएमएफ वाला ईएमएफ में V कर दो, ईएमएफ में ये चीज क्या बदल जाएगी, VRMS इक्वल्स टू V0/√, ये हो जाएगी वोल्टेज। ठीक, आई थिंक बहुत सही है। एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज तो पूरी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए तो वो 2E0/पाई। करंट कितना था, IF हाफ साइकिल का 2I0/पाई, वोल्टेज इसका सेम हो जाएगा। ये याद रखना, ये सिर्फ अभी इन्होंने रूट तक नहीं पहुंचे, ये वैल्यू बिना रूट के है, ये विदाउट रूट है। और मीन स्क्वायर वैल्यू कुछ नहीं होती, ये हटाओ। रूट मीन स्क्वायर होता है, RMS होता है जो हमने यहाँ निकाला है। दिस वैल्यू इज समथिंग, ठीक है। मीन स्क्वायर कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर होता है। देखो अगर किसी को है पूरा देखने का तो यहाँ है भी, आप देखो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए सारे जने। एक सेकंड में लैपटॉप चार्ज। करो।
अरे मैंने कैमरा ऑफ किया था। आया आंसर? रिप्लाई दिया तुमने? सी इसका आया सबसे पहले। देखो क्या कह रहा है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दिस, इज 10 वोल्ट। ठीक है, पीक वैल्यू दी हुई है तुम्हें एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इट्स 50 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि इस समय पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाल फिर भी स्मृति का हाउ बी। मैम सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली इसकी, फिर Very उसके good. बाद जो ईएमएफ इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करी और कोसाइन की टर्म निकाली। वेरी गुड स्मृति का, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, एकदम सही आंसर दिया है स्मृतिका ने। क्या क्या देखो, हमें ये इक्वेशन देती E इक्वल्स टू E नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अभी किसी इंस्टेंट पे अगर मैंने क्या बोला था, ये जो E है ये क्या है, दिस इज द ईएमएफ एट एनी टाइम t। मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में, दिस इज व्हाट ईएमएफ एट टी टाइम। किसी भी टी समय पर अगर ईएमएफ निकालनी है, ये वही ईएमएफ है। अब हमें क्या चाहिए, टी तो तुम्हें दे ही दिया स्मॉल टी कि भाई इतने समय पे बतानी है। ओमेगा नहीं है ना, ओमेगा ही तो चाहिए। ई नॉट तुम्हें गिवन है, ई नॉट कितना गिवन है, 10 वोल्ट पीक वैल्यू। ओमेगा कैसे निकालेंगे बताओ, फ्रीक्वेंसी से। ओमेगा मैंने अभी तुम्हें बताया था बेटा 2 पाई एफ होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, यानी 100 पाई हो गया। देखो यहाँ पे E इक्वल्स टू E नॉट कॉस 100 पाई टाइम कितना है भाई 1/600 पाई, 100/600। तो ये कट गया यहाँ से, E नॉट की वैल्यू रख दो 10, कॉस कितना आ गया पाई/6। पाई/6 कितना होता है भाई बता दो, 100 यानी 30, कॉस 30 डिग्री यानी √3/2। आ गया तुम्हारा बी ऑप्शन। यस मैम। तो एक एक चीज देखो, एक एक चीज से आंसर निकलता है। मैंने बताया था ई जो है किसी भी टी समय की वैल्यू है, और वहीं से सवाल आ गया। और मैं बता रही हूँ ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ बाहर से कुछ नहीं आता पेपर में, मेंस में तो कभी भी नहीं आएगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसे करेंगे भाई। सवाल में देखो पूछा क्या है, ये बोला है कि जो तुम्हारा एसी करंट है उसमें जो आई होता है, जो भी आई का फंक्शन है उन्होंने दिया हुआ है 100 साइन 200 पाई टी। कह रहे हैं कि टाइम बताओ जब करंट को पीक वैल्यू को अचीव करने में, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। करंट को पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें वो समय निकालना है। अगर करंट 0 है तो अपनी पीक वैल्यू पे कितने समय में पहुंच जाता है भाई, टी टाइम। हाँ हाँ, टी टाइम में तो वो 2 बार अपनी पीक वैल्यू पे चला जाता है मैम T/2। ना। T/4। देखो यहाँ पर 0 है ना, पहुंच गया पीक पे, पीक पे तो यहाँ पहुंच गया। हर में दोबारा 0 आएगा जब T/2 होगा ना, जब दोबारा 0 to 0 Yes, आया ma'am, तब T/2 हो गया। तो ये जहां पीक वैल्यू हुई है वो कितना समय है, वो तो T/4 है ना। और फिर दोबारा जब होगा तो फिर यहाँ से T/2 से T पे हो जाएगा। तो यानी कितने समय की बात हो रही है यहाँ पे, T/4 समय की बात हो रही है। T/4 निकाल लो, तुम्हारे पास ओमेगा है, यू हैव ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो भाई 2 पाई बाय कैपिटल टी। क्या हमारे पास क्या ओमेगा है, बिल्कुल है। ये वाली इक्वेशन देखो ओमेगा 200, तो तुम पूरा टी समय निकालो कि कैपिटल टी कितना है, बस वहां से T/4 पुट कर दो उसको। तो शायद करो, हाँ आंसर लाओ, डी ऑप्शन।
मैम 2 पाई/t इक्वल टू 200 आएगा या फिर 2/t? कैसे? मैम वहाँ पे 200 जो है वो ओमेगा की वैल्यू है। हाँ, इक्वेशन से कंपेयर करो ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके मैम। का ये पूरा 200 पाई पूरा ओमेगा ही है। टू 200 पाई, भाई पाई भी आएगा, पूरा पाई है ना यहाँ पाई भी। तो ये टाइम कितना आ गया? 100। मैम फ्रीक्वेंसी आएगी ना 100। मैम फ्रीक्वेंसी आएगी ना 100। टाइम कितना आ गया? 1/100 है ना। अब बेटा इसका क्या करना है? 1/4 करना है। 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो 1/4। तो किसी भी समय पर तुमसे कुछ भी वैल्यू पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन एन मेन एसी सप्लाई इज गिवन टू बी 220 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है? एसी मेन सप्लाई में 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब बच्चे कंफ्यूज, एसी वोल्ट में 220 कैसे आ गई? तो याद रखना ये कौन सी है, तुम पढ़ के जा रहे हो, VRMS वैल्यू है। व्हाट शुड बी द एवरेज EMF ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल? कर दो, वेरी इजी। सारे फॉर्मूले यहाँ रिवाइज हो जाएंगे इसको। चैप्टर इजी है, सब बने रहेंगे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। शाजिया आंसर करो। आरुष जवाब नहीं आ रहे बेटा आरुष के। आरुष तो सबसे पहले बोलता था। आरुष क्लास में है? यस मैम। हाँ तो आंसर करो। कर क्यों नहीं रहे? कर तो रहे हो। एक आध का दे के बैठ जाते तो। राहुल का सबसे पहले आंसर आया है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। राहुल अगर ऐसा करेगा तो तुम्हारी जोड़ी अब्दुल्ला के साथ बना दूंगी, वन स्टैंड अलोन, अकेले। ऑप्शन में ही नहीं है वो, ऑप्शन में ही नहीं है वो, कैसे आंसर कर सकते हो? मैंने एंटी का टाइप क्वेश्चन। का सबसे पहले आया है ये ऑप्शन। हाँ देखो भाई, हमने अभी इन्होंने पूछा है कि एवरेज EMF बताओ। हमें V एवरेज अभी जो तुमने निकाली है उसका क्या फॉर्मूला यूज किया था तुमने? 2V0/पाई, यही आएगा। क्या हमारे पास V0 है? क्या हमारे पास V0 है? नहीं है। हमारे पास VRMS है, कितना? 220। पर क्या हमें VRMS और I0 में रिलेशन पता है? अभी निकाला है, लेकिन पता है मैम VRMS जो होता है किसके बराबर होता है? I0 by I0 अपॉन, सॉरी I0 नहीं आएगा, V0/√2। ये तो भाई निकाल लो, हमें V0 निकाल लो। V0 कितना, पीक वैल्यू तो चाहिए, हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ VRMS कितना है? 220। ये लो, ये आ गई तुम्हारी पीक वैल्यू। रख दो इक्वेशन 1 में। √2 220/5 आ रहा है ये ऑप्शन सबका इस चीज से।
ऑप्शन नंबर ए। Yes. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये ऐसे ही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ वो कुछ नहीं पूछते। एक फॉर्मूला ये लगा, सेकंड फॉर्मूला ये लगा, बस। बहुत अच्छे। हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वोल्टेज एंड करंट। देखो अब तुम कहीं पे तुम्हें फेस निकालना, फेसर डायग्राम, ये सब निकालना तुम मत देखना कहीं पे। फेसर डायग्राम कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, सब टाइम वेस्ट है। ठीक है, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी कि फेस डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे अगर कोई बच्चा दूसरी वीडियो देखना शुरू करे और वहां पे सबसे पहले वही चीज सिखाई जाए, तो उन चक्करों में अभी मत पड़ना। धीरे धीरे उन चीजों पे जाएंगे। वोल्टेज देखो कैसे दी हुई है। वोल्टेज दी हुई है 5 साइन दिस एंड करंट दिया हुआ है ऐसे। अब मैंने तुम्हें क्या बोला है, साइन के अंदर जो भी होता है ना वो होता है फेस। तो यहाँ पर साइन के अंदर और ये साइन के अंदर, ये दोनों आपस में क्या है, फेस है। नहीं नहीं आदर्श, एक बार देखो, दोबारा देखो। अब्दुल्ला तुम भी दोबारा देखो। नहीं देना चाहिए। मैम यहाँ पे करंट लीड नहीं करेगा। हाँ मैम यहाँ पे करंट ही तो लीड करेगा। हाँ, लीड तो करंट ही करेगा। और वैल्यू देखो ना कितने से। फेस तो मैम π/6 30 डिग्री आएगा ना। देखो वो ओमेगा मान लेते हैं, ये मैं तुमसे पूछती हूँ कि बेटा ये वैल्यू है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। एक है v इक्वल्स टू, सॉरी v1, ये है v2। ये मैं लिखती हूँ 5 साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब तुम क्या कहोगे मैम, जो वोल्टेज 1 है वो v2 से कितने डिग्री आगे है, कितने फेस आगे है, 30 डिग्री, 30 डिग्री आगे है। ठीक है, v1 30 डिग्री आगे है। अब मैं ऐसे बना देती हूँ, अब बताओ। आ गया मैम समझ में। अब v1 कितने डिग्री आगे हो जाएगा भाई, तुमने इसको 30 डिग्री और ये पहले 30 डिग्री आगे था और तुमने v2 को 30 डिग्री और पीछे कर दिया। टोटल अब कितने का गैप हो गया, 60 डिग्री का। 60 का। हाँ, तो v1 लीड तो करेगा बट 30 से नहीं करेगा, कितने से करेगा, 60 से करेगा। वोल्टेज लीड द वोल्टेज, सॉरी करंट लीड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री से लीड करे। जब ये साइकिल है ना, ये साइकिल है, मतलब वो 60 डिग्री आगे चल रहा होगा। एक कंप्लीट रोटेशन की बात होती है ना, तो वो 60 डिग्री आगे होगा उस समय किसी भी टी टाइम पर। मैम इसके लिए हमें फेजर डायग्राम की जरूरत नहीं। जब वो हम जब सर्किट पढ़ेंगे वहां पर बनेंगे फेजर डायग्राम, वहां पढ़ाएंगे। एक दिन में सब मत पढ़ो। चलो ये वाला करो। अच्छा यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना, ये लो। अगली क्लास में प्योर इंडक्टिव पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के। रिया आंसर करो भाई, सब बच्चे बता रहे हैं। शाजिया नहीं आई आज, शाजिया आई तो है। शाजिया सॉल्व नहीं हो रही क्या बेटा क्वेश्चन? नेटवर्क इशू है तो फिर कहीं रेंज हो जाती है। क्या मैम बारिश है तो फिर नेटवर्क इशू है तो फिर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है कभी कभी। समझ सकती हूँ। शाजिया दोबारा देख लिया करो, जैसे जहां जहां से तुम्हारा छूट जाता है ना, तो अगली क्लास में रिकॉर्डिंग देख लिया करो। और अंजलि के साथ भी बहुत होता है ये नेटवर्क का। ठीक, नैतिक कह रहा है कि अंजलि से ही। अच्छा अंजलि पहले वाले की भी बता।
तो 2 से 4 सेकंड में कौन सा करंट निकलता है? RMS. IRMS निकलेगा, और वही पूछा है। RMS निकालो, निकालो तो 2 से 4 सेकंड में एवरेज भी सकता है, ऐसा नहीं RMS निकलेगा, उन्होंने पूछा है RMS निकालो। IRMS निकालना बहुत अच्छे से आता है हमें, अभी सीखा है हमने। थर्ड स्टेप पे जाते हैं डायरेक्ट। क्या करना होता है? आई स्क्वायर dt लिमिट्स ऑफ dt। कहां से कहां तक लगेगा टाइम का लिमिट? 2 से 4। यहाँ पर 2 से 4। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 2 से 4, ये 2 √2 का स्क्वायर इंटू dt। ये कितना हो जाएगा भाई? t की पावर कितनी हो जाएगी? 2 से लेके 4 तक। सही है? हाँ, तो बस कर दो। 2 × 2 = 4 बाहर ले लो, ये t अंदर हो जाएगा, ये सिर्फ dt रहेगा। यहाँ कितना बन जाएगा? 4 - 2, 4 - 2 यानी सिर्फ 2। करेक्ट? 2, ये कितना हो जाएगा? t² बाय 2, 2 से लेके 4 तक लिमिट्स। 2 से 2 कट कैंसिल ही हो गया। 4 × 4 = 16 माइनस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 4 × 4 = 16 - 2 × 2 = 4। कितना आया भाई? ये 12। अब थर्ड स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप था इसका रूट करना, है ना? तो रूट करो भाई, √12 कितना बनेगा? 2√3. 2 √2। मैम 2√3। हाँ, 2 √3 बनेगा। मैम एक बार बताना, एक बार दोबारा आई स्क्वायर क्यों लिया? 2 से 4 है मतलब। आई स्क्वायर क्यों लिया है? RMS पूछा है ना इसने, RMS करंट पूछा है। अगर वो एवरेज करता तो स्क्वायर नहीं लेते, इसने RMS पूछा है तो उसके लिए तुम्हें स्क्वायर लेना पड़ेगा। समझ गया मैम। हाँ, अगर पूछता कि करंट की ये वैल्यू है, ये फंक्शन है I = √2 और हमें बताओ आई एवरेज, तो सिंपल आई एवरेज वाला फंक्शन जो तुम्हें सिखाया था वो रूट मीन के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ऐसे ही वो कोई भी तुम्हें फंक्शन दे देगा तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मेन एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बताओ, तो ये भी कर लोगे? t² का फंक्शन है, आई थिंक सब कर लेंगे आसानी से। यहाँ देखो इक्वेशंस, जैसे यहाँ पर इक्वेशन बड़ी करके दे दी, I = I1 cos ω + I2 sin ωt। RMS वैल्यू बताओ। ये तो तुम वैसे भी बता दोगे। कैसे? तुम्हें पता है, तुमने I cos ωt का निकाला है कितना? I0/√2। I0/√2 इसका कितना निकाला है? प्लस इसका कितना हो जाएगा? I2/√2 और ये I1/√2। 1/√2 कॉमन ले लूं तो कितना बना? ना ना ना, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट नहीं आएगा। राइट? हाँ, नहीं, ऑप्शन तो सी है इसका। सॉल्व करो एक बार, देखो सी आता है क्या? हाँ आदर्श, एक बार पूरा सॉल्व करके देखो कि सी ऑप्शन आ रहा है क्या?
कंप्लीट साइकिल 0 से 2। हाँ आएगा असली, ऐसे नहीं हो सकता। इस कंप्लीट का स्केयर करोगे ना, देखो इसका फिर तुम्हें तीसरा तरीका भी सिखाऊं, दूसरा तरीका भी बताऊंगी, फिर इजी है। 0 से 2 इंटीग्रेट, ये कितना बनेगा, I1 cos ओमेगा टी साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस I2 स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो भाई इसका कितना हो जाएगा, इस वाले टर्म का 0, भाई उस वाले टर्म का तो तुम्हें पता ही है 0 बनेगा, इसको रहने देते हैं। इसका कितना बनेगा, I1 स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से t कितना I2 साइन स्केयर ओमेगा टी। इसका तो 0 है तो मैं यहाँ +0 लिखी जाती हूँ, सबका अलग अलग करोगे राइट। 0 से t कितना बनेगा, इसका I1 स्केयर एज इट इज साइन स्केयर ओमेगा टी का कितना बनता है, हाफ टी 1/2। सीधा 1/2 लिखो ना, 1/2 इंटू टी। ठीक है, ये टी भी हट जाएगा यहाँ से, प्लस इसका कितना बनेगा, मैम इसमें भी 1/t आएगा। मैम इसमें I2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू टी आएगा। मैम इसमें बाहर 1/t नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बाहर था 1/t। 1/t बाहर ही तो लिया हुआ है। I1 स्केयर एज इट इज साइन स्केयर ओमेगा टी का क्या बनता है, 1/2। मैम अलग अलग कर लेना, तो 1/t इसके साथ नहीं आएगा, साइन नहीं वो सबके I2। साथ ही है, वो सबके साथ है, वो वाला 1/t जो बाहर है वो तो सबके साथ ही लगेगा। ठीक है मैम। हाँ, I स्केयर इंटू 1/2 इंटू टी है 0। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यस मैम। तो यहाँ कितना बचा, I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर, टी ए आया करेक्ट, टी भी कॉमन आ जाएगा, टी से टी कट गया। अब देखो ये तो अभी थर्ड स्टेप हुआ, इसका क्या करना बाकी है, रूट। तो रूट करोगे तो बेटा ये पूरा 1/2 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर का 5 आ गया। देखो इसलिए कहते हैं यस मैम। जो हमें वैल्यूज हैं वो पता होना चाहिए, उसका तो पूरे का 0 ही हो गया डायरेक्ट। हाँ वेरी, अब सुनो फेसर। अब फेसर से कैसे पता लगा सकते हैं और फेस से करना कैसे आसान होता है वो अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन है सेम, फेस से किया हुआ है। तुम यहाँ तो नहीं समझ पाओगे, मैं इस वाले को हटा दूं, इस वाले को रिमूव कर दूं, चलो नहीं नहीं ना है, एक पेज ऐड कर ले। अब ये तो तुमने इंटीग्रेट किया है, फेसर से इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फेसर डायग्राम से। ठीक है, देखो कैसे, आर्यन भी एक्टिव नहीं है, आर्यन कहाँ चला गया। देखो हमें आई की वैल्यू दी हुई है I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, तुमने दो अलग दो AC करंट लिए और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। अब दोनों के फेस क्या है, दोनों करंट के फेस कैसे हैं, अलग अलग है ना भाई। ये cos ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। बोलो, मैं बोलती हूँ कि मैंने एक करंट लिया होगा I1 डैश, जिसकी वैल्यू होगी I1 cos ओमेगा टी, I1 डैश मतलब ये कोई करंट है हमारा I1 जिसकी पीक वैल्यू ये होगी cos ओमेगा टी। बेटा दूसरा करंट होगा कोई I2 डैश, जिसकी तुम्हारी वैल्यू है, फंक्शन है जिसका I2 साइन ओमेगा टी। बोलो, ये दो अलग अलग करंट रहे होंगे I1 डैश I2 डैश जो इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, और तुमने इन दोनों करंट को एक साथ क्या कर दिया, ऐड किया है करेक्ट। अब तुम्हें क्या करना है, इनके फेस डिफरेंस निकाल लो कि दोनों एक दूसरे से कितने फेस की दूरी बना के रखे हुए हैं। निकाल सकते हो फेस, कितना फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में।
भाई कितने का होगा? कॉस और साइन के ग्राफ में कितने का फेस आता है? कॉस और साइन के ग्राफ में कितने डिग्री का फेस डिफरेंस होता है? 90 डिग्री का। भाई अगर मैं तुमसे कहूँ, देखो इसको भी एंगल से भी बताएंगे। यस मैम। साइन ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन ग्राफ स्टार्ट हुआ है यहाँ से, करेक्ट? साइन ग्राफ। कॉस ग्राफ कितना होता है? कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो वो 1 से यहां से शुरू होगा ग्राफ, है ना? इस तरीके से। तो साइन और कॉस के ग्राफ में खुद कितने डिग्री का अंतर है? 90 डिग्री का। इसका मतलब I1 डैश और I2 डैश के बीच में एक फेस डिफरेंस ऑलरेडी सेटअप है 90 डिग्री का। अब ये पता लगाओ कि कौन सा वाला आगे है, I1 आगे है या I2 आगे है? बताओ। I1 cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? देखो, I1 डैश इक्वल्स टू I1 cos ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हो तुम? I1 साइन कितना लिखोगे cos ओमेगा टी को? π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हो। लिख सकते हैं मैम। आपका फोन चार्ज हो रहा है। चार्जिंग पे भी लग रहा है ये तो। हाँ देखो चार्जिंग का बटन तो ओहो ठीक है, खुला हुआ है। ठीक है। क्या लिख सकते हो? तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हो। अब ये I1 डैश है, अब I2 डैश के साथ इसका एक कंपैरिजन सेटअप हो गया, I2 साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब I1 डैश कितना आगे है? 90 डिग्री आगे है। 90 डिग्री आगे है। मैं मान लूं कि भाई ये हमारा I2 है और ये क्या है हमारा I1। कितने डिग्री का फेस डिफरेंस है इनके बीच में? 90 डिग्री। इसको वेक्टरली देखो, I1 और I2 का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो तुम लोग अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो? हम 45। हाँ, I1 I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा, जो भी उनके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट तुमने एंगल निकाल लिया। तो I0 इनके बीच में बनने वाला जो I है वो कितना हो जाएगा? देखो √ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। I आ गया, ये तुम्हारा I आ गया जो पीक वैल्यू है इनकी, इन दोनों की वजह से जो पीक वैल्यू है ये वो हमारे पास वो आ गई पीक वैल्यू। तो इसको I0 मान लो। तो IRMS क्या होता है क्योंकि हमसे सवाल में IRMS पूछी है कि IRMS क्या होगी। तो IRMS क्या बनती है भाई? I0 बाय √2। I0 एज इट इज लिख दो, यानी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर की पावर 1/2 और ये रहा 1/2। ये है फेसर। फेस में क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों करंट के बीच का फेस निकालो कि कौन सा कितनी डिग्री आगे चल रहा है। मतलब दोनों के फंक्शन सिमिलर करो, एक कॉस में है एक साइन में है, तो हम फेस डिफरेंस पता लगा नहीं पाएंगे। तो किसी भी एक फंक्शन को दूसरे में चेंज कर लो। जैसे मैंने कॉस को 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी कर दिया, तो वो कितना बन गया मेरा? साइन के फंक्शन में आ गया। तो दोनों में कंपैरिजन हो गया कि वो I2 I1 में 90 डिग्री का गैप है। तो 90 डिग्री का गैप है तो उसका रिजल्टेंट हमें निकालना आता है कि भाई I1 और I2 को अगर ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ बनेगा जो कि I0 होगा। बोलो यस और नो? यस मैम। हाँ, तो फेज डिफरेंस निकालो दोनों करंट के बीच में। अब ये देखो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो डायरेक्ट तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा जो पीक वैल्यू आएगी। याद रखना यहाँ से पीक वैल्यू निकल के आती है क्योंकि तुमने I1 I2 ये पीक वैल्यू, ये तुमने करंट रखे हैं, RMS वैल्यूज नहीं है। तो IRMS यहाँ से निकालो। और अपना एक ये ओल्ड मेथड तो ये है ही। अभी धीरे धीरे फेसर सीख जाओगे, अभी बहुत काम है इसका, धीरे धीरे आ जाएगा। क्लास कितने बजे तक है? 45। 6:15 से 45? नहीं, 6:15 से 45 की तो दूसरी है। हम 45 की है। हाँ 45 से ठीक।
तुम्हारी 1.5 घंटे की। अब देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अब तुमने क्या किया, एक सिंपल रेजिस्टेंस लिया और उसको तुमने क्या किया, एसी में लगा दिया। अभी तक तुम डीसी में पढ़ते आए हो कि डीसी में कैसा काम करेगा। अब एसी में देखो, हाँ कॉस वाला ही आगे है आदर्श, कॉस वाला ही आगे है। कॉस वाला I1 ग्राफ था, I1 90 डिग्री I2 से ज्यादा है। इस कर्व को ऐसे तो रीड करोगे, I2 यहाँ पर है और I2 से I1 आगे है, तो I1 आगे होगा, कितना आगे है, 90 डिग्री। ये ग्राफ बेटा ऐसे ऐड करने होते हैं। ये तुम्हारा 0 डिग्री वाला लेना पड़ेगा, ये हमारा 0 डिग्री वाला ग्राफ है, इससे के ऊपर I1 है जो कितने डिग्री आगे है, 90 डिग्री। I1 cos ओमेगा टी वाला ही, बिल्कुल। अगर जिसको ना समझ में आए ना बेटा पूछ लेना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, भाई यहाँ से करंट निकल रहा है तो मैं मान लेती हूँ ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। अपना केवीएल ही लगाना आना चाहिए, लगा सकते हैं यहाँ पे केवीएल। कितना हो जाएगा, अगर इक्वल, देखो वोल्टेज ऑलरेडी दी हुई है, कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट निकालना है तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट इस वोल्टेज से क्या डिवाइड करते हैं, आर की वैल्यू, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। देखो ये ई नॉट बाय आर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो ये हो गया। आई नॉट क्या है, पीक करंट, और ई नॉट भी यहाँ पर क्या था, पीक करंट, पीक वोल्टेज सॉरी। और ये ई और आई नॉट क्या, ये क्या है, दिस वैल्यू ऑफ ई, ये ई की वैल्यू और ये आई की वैल्यू। ये पता है ना किसी भी टी समय पर कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, वो आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करो वोल्टेज और करंट को, क्या इनके बीच में कोई साइन, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है, सेम फेज में, वोल्टेज और करंट सेम फेज में। तो रेजिस्टेंस की ये खास प्रॉपर्टी है कि जब रेजिस्टेंस को वोल्टेज हम एसी से कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं, कोई भी फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने निकाल लिया, आई नॉट निकाल लिया। अब अगर मैं इनका वेव डायग्राम देखूं, अब एक चीज देखो, अब एक चीज और मुझे बताओ, फेज डिफरेंस तो दोनों का सेम है, क्या मुझे ये बता सकते हो कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, आई नॉट का या ई नॉट का? मैम ई का, ई नॉट का बेटा। हाँ, बाकी के बच्चे देखो, आई नॉट किसके बराबर है, आई नॉट बराबर है ई नॉट बाय आर के। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ आई। अब फेसर डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो, देखो रेजिस्टेंस से डिवाइड हो गया तो सिंपल सी बात है आई नॉट छोटी वैल्यू आई। अब फेस में कैसे, अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने पीक वैल्यू दिखाई है ये वाली, तो तुम मुझे पहले ये बताओ ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा भाई, पीक वैल्यू ईएमएफ की ज्यादा है। हाँ, ईएमएफ की पीक वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अभी तुम लोगों ने बताया कि वोल्टेज का ईएमएफ मैम जो है पीक वैल्यू है वो ज्यादा, तो फेस सेम रहेगा बट यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए ग्राफ थोड़ा इसका ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सेम बेटा नहीं। तो याद रखना अगर ग्राफ भी पूछता है, देखो प्योर रेजिस्टिव प्योर इंडक्टर इनके ग्राफ आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा किसका ग्राफ है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो याद रखना ये ग्राफ है प्योर रेजिस्टिव का। तो प्योर रेजिस्टिव में दो चीज याद रखनी है, सेम फेस और एम्पलीट्यूड पे बताई दिया है ई का ज्यादा है। अब इसको अगर तुम्हें फेसर डायग्राम में दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हो, देखो फेसर डायग्राम में दिखाना चाहते हो, मान लो ये अपना 0 डिग्री वाला लाइन है, आई कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अंजलि बेटा तुम पढ़ तो वैसे भी नहीं पा रही होंगी, तुम्हारा नेट स्लो है, तुम बार बार आउट हो रही हो फिर इन हो रही हो। तो यानी सब कितने डिग्री पे है ये तो पता चल रहा है कि मैम इस 0 डिग्री से दोनों सेम रेफरेंस सेम ही एंगल पे होंगे, करेक्ट। मान लो ये मेरी 90 डिग्री वाली लाइन है बेटा,
दोनों सेम एंगल पे होंगे ना 0 डिग्री से, ओमेगा टी पे। इतना ही वोल्टेज है ना दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस तो इतना ही है। लेकिन अगर हमें बना के ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? अब देखो, ये जो एरो होती है ये क्या दिखाती है? एरो, ये एरो दिखाती है पीक वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो जैसे ई नॉट की ज्यादा थी तो ई नॉट का ये जो एरो है ये बड़ा बनेगा। ये इसको, ये जो लेंथ है ये क्या दिखाती है? मैग्नीट्यूड। ये जो एरो की लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड दर्शाती है। आई नॉट, तो ये हमारा ई नॉट हुआ। तो बेटा अगर ई नॉट ये है तो मुझे ये बताओ आई नॉट इसके ऊपर बनाऊं या इससे थोड़ा छोटा बनेगा? इससे छोटा बनेगा ना, छोटा बनेगा। कहीं यहाँ पे, यहाँ पर कहीं आई नॉट आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है? फेज तो सेम है लेकिन ई नॉट जो है ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, एरो लेंथ, वो बड़ी है। तो यहाँ से लिख सकते हो एरो लेंथ रिप्रेजेंट पीक वैल्यू और मैग्नीट्यूड। हाँ, छोटा, बिल्कुल छोटा बनेगा। तो आई नॉट का इसलिए हमने छोटा बना दिया ग्राफ। और अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट बताओ, उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? कि इसके अक्रॉस में बोलती हूँ बेटा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है ना वो वी आर आई है, इसके इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो आई आर फ्लो कर रहा है। तो कैसे बनाओगे? मैम यही तो वी आर का ग्राफ है लेकिन आई आर का थोड़ा सा हम ऐसे छोटा, ये लो, ये भी फेसर डायग्राम है, ये भी फेसर डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू ली है? वी आर और आई आर। ये वो वोल्टेजेस हैं जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ली हुई है ये तुम्हारी पीक वोल्टेजेस है, यानी तुम्हारे सर्किट में जो पीक वोल्टेज तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, आई नॉट और ई नॉट। ठीक है, तो ये है तुम्हारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये याद रखना, ये फेसर डायग्राम, यहाँ से सवाल बनते हैं, वेव डायग्राम, फेसर डायग्राम, यही है। अच्छा, अब ये बताओ, राहुल आज अब्दुल्ला की जगह लेते हुए, राहुल आज अब्दुल्ला की जगह लेना चाहता है और अब्दुल्ला एकदम सही चल रहा है आज। वेरी गुड अब्दुल्ला, बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा। इज इन फेस, अभी तो सीखा है, इज इन फेस। कर दो, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो। ये चैप्टर बहुत इजी है, तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा जब करेंगे ना। देखो तुम खुद ही बताते जाओगे, मैं तुमसे एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, इनके फेसर बनवाऊंगी, तुम आप ही बना दोगे। मैम ये तो इतना जल्दी बन जाएगा, एक एक सेकंड में बनाओ। थोड़ा पेशेंस रखना बस। A, अल्टरनेटिंग EMF गिवन है, अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, आरएमएस कर, अरे इजी निकाल। हर्षित सी कह रहा है, सुमित सी कह रहा है, प्रिंस राठौर ए कह रहा है। एक्चुअली इनमें से है तो अच्छा, ये 2 के बाद पॉइंट भी है, दिख नहीं रहा। ए ऑप्शन सही है भाई। IRMS पूछिए ना, तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा? 300/100। सॉरी, पीक वोल्टेज तो गिवन है। करंट कितना हो जाएगा? आई नॉट हमने पढ़ा है, ई नॉट बाय आर। और जो ये वाली वैल्यू है ये ई नॉट होता है सीबी सर्किट का। ई नॉट 300, रेजिस्टेंस 100, तो करंट तो 3 आ गया। बट पूछा है आरएमएस, तो IRMS कितना होता है? आई नॉट बाय √2, तो 3/√2, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी पता नहीं क्या। मैम इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकते 0.707 आई नॉट? 0.7 कैसे?
0.707 आई नोट नहीं लिख सकते इसे, आई नोट बाय रूट 2 को। नहीं लिख सकते। कल अपना प्योर इंडक्टिव स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे से ही हैं ये। उसके बाद एल आर आर सी और आर एल जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तीनों के वो देखेंगे। लास्ट एलसीआर सर्किट है। मैं इसको इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते का एक लेक्चर और लगेगा, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। बाय एवरीवन। बाय मैम। ओके बाय। थैंक यू।